Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video we are going to talk about organizing, right? We are doing a playlist जिसमें management के सारे topics कर रहे हैं. We have started or we have done the principles of management. Principles of management क्या होते हैं, अलग अलग theories of management हम कर चुके हैं. Scientific theory, administrative theory, bureaucratic theory, neoclassical and all that. So now what we have started is we have started what are the various elements of management, जैसे कि planning, organizing, staffing, directing. हम सबको detail में पढ़ेंगे. In the previous lectures I have covered the concept of planning. In the today's video I am going to start with the concept of organizing. The concept of organizing is going to take 2 lectures, so let's just start with that. First of all, organize करना. All of us know what is organizing. You must have cleaned your room someday or your cupboards or anything. जब हम organize करते हैं किसी चीज़ को, हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सेट्स बनाते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर कैटेगराइज करके रखते हैं, सेटअप करके रखते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. So organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise. It is establishing the authority and relationship among them. It defines, departmentalize and assigns the activities so that they can be done in the most effective way. तो बेसिकली हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस. हम इन्हें ऑर्गेनाइजेशंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट प्रॉपरली सेटअप है, पोजीशंस प्रॉपरली सेटअप है, कौन किस पोजीशन पे, मतलब व्हाट आर गोइंग टू बी द लेवल्स, हर लेवल पे क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, एवरीथिंग इज डिफाइंड प्रॉपरली. इसलिए हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको प्रॉपरली ग्रुप अप करना, अथॉरिटी और रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी को डिफाइन करना, जिसे हम लाइन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, जिसे हम स्केलर चेन, ये सब चीज़ें कहते हैं, और प्रॉपरली डिफाइन करना, प्रॉपरली डिपार्टमेंट्स बनाना. वाई? सो दैट ऑल द ऑब्जेक्टिव, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम अच्छे से अचीव कर सकें. सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज. सो दिस इज वन डेफिनेशन. आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट? सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देन कम्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनाइजिंग में आता है. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं. लेट्स सी वन बाय वन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स सी व्हाट आर दीज. सबसे पहले आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन. ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इनफैक्ट ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है. इसमें क्या है, आपकी लाइन डिफाइंड होती है. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, वर्कर्स, मतलब जो लेवल्स होते हैं इन्हें हम लाइन मैनेजमेंट कहते हैं. ये पिरामिड की शेप की तरह बनता है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. और चेन ऑफ कमांड, जो कमांड होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है. सो इट्स अ बेसिक एंड अ कॉमन एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. दैट्स कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली एक पिरामिड की तरीके से शेप बनती है. सेकेंड आता है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें लाइन तो है ही, जो हमने बताया, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. लेकिन हर लेवल पे एक स्टाफ होता है. अब मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी गवर्नमेंट में लाइन तो एस्टैब्लिश है ही. जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, देन मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, सभी मिनिस्ट्रीज़ के नीचे MLAs और बहुत सारे, फिर उसके बाद बहुत सारी पोजीशन आ जाती है गवर्नमेंट की. तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास अपना एक स्टाफ है, जिसे हम PMO कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. अब ये जो स्टाफ है, इस स्टाफ में 5-6 लोग हैं. ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, ये और किसी के लिए काम नहीं करते. सो क्या है, लाइन जो होता है, जो टॉप लेवल के लोग हैं उस लाइन में, इन सबके पास अपना एक पर्सनल स्टाफ होता है. इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, जो सबसे ऊपर मैनेजमेंट, सबसे ऊपर जो पोजीशन है मैनेजिंग डायरेक्टर की, MD की, उसके पास एक स्टाफ है, यानी कि 4 लोग हैं जो सिर्फ MD के लिए काम करते हैं. सो दीज 4 पीपल डू नॉट फॉल इनटू द लाइन, बट दे आर द स्टाफ ऑफ अ पर्सन हु फॉल्स इनटू द लाइन. ठीक है? तो बेसिकली अब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टॉप लेवल्स के लोग होते हैं, इन्हें एक स्टाफ दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? देन कम्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है. अलग अलग स्किल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस हैं और वहाँ पे अलग अलग लाइन बनता है. जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स एक अलग फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी एक अलग से लाइन चलेगी. फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये अलग अलग लाइंस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं. इसके लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हम अलग अलग फंक्शंस बना देते हैं. तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस को हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंटेशन. अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन.
उसके बाद आता है प्रोजेक्ट या टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. ये थोड़ा सा टुडे इट्स इन अ मॉडर्न वर्ल्ड इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दिखता है. ये ट्रेडिशनल हायरार्की को ब्रेक करता है. इसमें हम क्या करते हैं, हम टीम पे फोकस करते हैं. एक टीम बनती है जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेगी. अब उस टीम में अलग अलग लेवल्स के लोग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक मैनेजर होगा उस टीम में, 2-3 असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे, 3-4 सीनियर पीपल होंगे. उसके बाद उसके नीचे कुछ वर्क जो टेक्निकल जॉब करते हैं वो लोग होंगे. तो ये लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. तो इस तरीके से एक टीम बन जाएगी. ये स्ट्रक्चर हमें जनरली दिखाई देता है टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आईटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. ये लोग जनरली किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या किसी टीम बेस्ड स्ट्रक्चर में काम करते हैं. तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम प्रोजेक्ट या फिर टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं. दिस इज जनरली सीन टुडे. आजकल कॉर्पोरेट्स में इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही दिखाई देता है. एंड लास्ट कम्स मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है. ये ग्रिड की तरह दिखेगा एज यू कैन सी इन द डायग्राम. तो इसमें हमें दिख रहा है कि फंक्शंस के बेसिस पे भी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और वहाँ पे टीम्स भी बनी हुई हैं, यानी कि प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं. ये जनरली हमें दिखाई देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में एक लाइन अथॉरिटी तो होती है. फंक्शनल मतलब लाइन अथॉरिटी किस तरीके से होती है? डीन होता है, देन प्रिंसिपल, देन डायरेक्टर, देन HODs एंड देन प्रोफेसर्स एंड देन एसोसिएट प्रोफेसर्स, देन असिस्टेंट प्रोफेसर्स. इस तरीके से लाइन ऑर्गेनाइजेशन बनता है. अब यहाँ पे फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉमर्स, देन साइंस, देन IT, देन आर्ट्स. तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो ये क्या हो गया? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फिर इसके बाद अदर देन एजुकेशनल वर्क, कॉलेजेस में और भी बहुत सारे काम होते हैं. जिस तरीके से फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में अलग अलग टीम्स होती हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं. वहाँ पे किसी ना किसी डिपार्टमेंट से कोई ना कोई टीचर मिलके एक टीम बनाते हैं और वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करते हैं. सो दे आर वर्किंग एज अ फंक्शनल टीम ऑल्सो, बट दे आर वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट टीम ऑल्सो. तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज मोस्टली विजिबल इन द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि हम जनरली इन द टुडेज वर्ल्ड अ पर्सन इज नॉट जस्ट हायर्ड फॉर वन जॉब, देयर इज अ मल्टीटास्किंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो जब मल्टीटास्किंग होती है तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन दिखता है. सो इट लुक्स लाइक अ ग्रिड, एक मैट्रिक्स की तरह दिखता है, राइट. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस: लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, matrix organizational structure, and the last one was project organization structure. Clear? इसके बाद आता है नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग करने की ज़रूरत क्या है? डिवाइड द वर्क. जो आपका वर्क है प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिक जॉब्स डिफाइन होने चाहिए. हर पर्सन को, एवरी इंडिविजुअल शुड नो व्हाट आर देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अच्छे से डिपार्टमेंट्स बने होंगे, अच्छे से ड्यूटीज़ असाइंड होंगी, देन देयर वुड बी बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क. क्लस्टर करना, जॉब्स जो क्लस्टर्ड जॉब्स हैं उनको अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन करना. एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड अलोकेट एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, किसको कितने रिसोर्सेज कब प्रोवाइड करने हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए भी ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट दिस इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट. देन कम्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा? नंबर 1, क्या चाहते हो आप ऑर्गेनाइजेशन से? फर्स्ट, डिटरमाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स. आइडेंटिफाई व्हाट आर द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन एक्टिविटीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करो, अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन करो. एंड देन डिफाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. ठीक है, आपके पास इतनी अथॉरिटी है, आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये आपके सुपीरियर हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट्स हैं. इस तरीके से जब आप रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हो, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट. एंड देन कम सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप. क्लियर कट रिलेशनशिप्स डिफाइन होते हैं. एवरी पर्सन शुड नो हु आर दे रिपोर्टिंग टू. एवरी पर्सन शुड नो किन के ऊपर उनकी अथॉरिटी है, हु आर देयर सबऑर्डिनेट्स, राइट. इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन. लोगों का ध्यान रखना, एडमिनिस्टर करना ईजी हो जाता है. इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. डिफरेंट पीपल, डिफरेंट आइडियोलॉजीज कैन वर्क टुगेदर अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है. देयर इज अ बैलेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज. नोबडी इज ओवरवर्क्ड, नोबडी इज अंडरवर्क्ड. सबके पास बैलेंस ऑफ काम होगा. इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी. इट फॉस्टर्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन को फॉस्टर करता है. बेटर कोऑर्डिनेशन होती है व्हेन देयर इज ऑर्गेनाइजिंग. एंड इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन. इंश्योर करता है दैट ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ऑन वर्किंग इफेक्टिवली. दिस इज द इम्पॉर्टेंस, और यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एंड लास्ट आता है आपका व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग.
लिमिटेशंस ऑल्दो दे आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी है. वी कैन नॉट से कि लिमिटेशंस हैं तो ऑर्गेनाइजिंग हमें नहीं करनी चाहिए. नो. सो द लिमिटेशंस आर वेरी वेरी मीनियल. इनफैक्ट इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने के चक्कर में आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अवॉइड कर दो. जितने डिपार्टमेंट्स आप बनाएंगे उतने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होने के चांसेस हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं बिकॉज यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. हर डिपार्टमेंट अपने आप को ऊपर लेके आना चाहता है. सो देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट एंड इट कैन बी अ हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट. बेसिकली जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट्स कम होने चाहिए. थिंग्स शुड बी मोर एंड मोर सेंट्रलाइज. बट जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को डिसेंट्रलाइज करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ऑल्दो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होते हैं, उससे इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टीज आती है. बट अगेन वी कैनॉट से कि ऑर्गेनाइजिंग is something that we can avoid. We should never avoid organizing. It is one of the very very important element of management. So that's about organizing. In the next lecture I'm going to explain you 3 D's of organizing. ये आपने कहीं नहीं सुना होगा 3 D's of organizing, but basically कुछ नहीं है. 3 D's होते हैं: डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन एंड डेलीगेशन. ये 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट के अंदर आते हैं. आप सबने कॉन्सेप्ट अलग से सुने होंगे. यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड कॉल्ड डेलीगेशन, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. लेकिन ये सब मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन का पार्ट है? ये सब ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन का पार्ट है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दीज 3 D's ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन डिटेल. सबके बारे में बताऊंगी, इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं. So that we will do in the next video. So I hope you all like the video. I hope you all understand the concept. If you like it, do give me a thumbs up and do tell me in the comment section how did you like it. Till then, keep learning. Thank you.